आज हम शुरू करने जा रहे हैं। राजश्री हमारे सामने बैठी जो क्लास 8 की स्टूडेंट है। आज के चैप्टर 1 की बुक रीडिंग करवाएंगे। शुरू कर दो भैया। चैप्टर 1 बुक रीडिंग। हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। प्यारे छात्रों, भाषा के विषय में तो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ कर आए हैं। ईश्वर द्वारा रचित रचनाओं में प्राणियों में एक विशेष रचना है, क्योंकि उसके पास भाषा है, जो कि ईश्वर का अद्भुत उपहार है। भाषा संप्रेषण का शक्तिशाली माध्यम है। भाषा के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे वे परिवार में, घर के सदस्यों के साथ, बाहर दोस्तों के साथ, कक्षाओं में सहपाठियों के साथ और अध्यापकों के साथ भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। भाषा का उद्देश्य अपने मन के भावों व विचारों का आदान प्रदान करना होता है, चाहे वे मौखिक रूप हो या चाहे लिखित रूप हो। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाषण। यह बोलना मनुष्य अपने मन के भावों और भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वह मन की बात बोलकर बताता है। वह मन की बातों को लिखकर भी प्रकट करता है। कथन पढ़िए। छोड़ो। भाषा की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और ना ही उनकी बात का स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने के एक दूसरे की मदद करती है। भाषा का संबंध केवल मानव से ही नहीं, मनुष्य के मुख से उच्चरित रूप के माध्यम से मनुष्य के बीच होने वाले विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। कहने को तो पशु पक्षी भी तरह तरह के ध्वनियाँ निकालते हैं, आपस में संप्रेषण करते हैं, परंतु उसे भाषा का रूप नहीं कहा जाता। भाषा के मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोल और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत समय बाद हुआ। भाषा के 4 कौशल: बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, ईमेल आदि भाषा के लिखित रूप हैं। मृत भाषा मृत प्लस भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसके बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मृत भाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक भी मृत भाषा गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मृत भाषा कश्मीरी होगी। राष्ट्रभाषा राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रभाषा कहलाती है।
वह राजभाषा कहलाती है। भारत के हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अनंत हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापान जापानी, चीन चीनी, फ्रेंच फ्रेंचीसी, ब्रिटेन अंग्रेजी आदि। राजभाषा, राज प्लस भाषा, अत्यंत राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसके प्रयोग देश के कार्यालयों के कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के अंतर है, इन्हें एक न समझे। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1939 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संपर्क भाषा संपर्क प्लस भाषा, अत्यंत संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासियों आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा इंग्लिश है और अंग्रेजी है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषा है। भारत की संविधान 22 प्रादेशिक भाषा को मान्यता दी गई है, वह इस प्रकार है: हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। मानक भाषा, जब भाषा विकास प्रक्रिया के गुजरती है तब उसकी एकरूपता को बनाए रखना कठिन हो जाता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, यह जानने की कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण भाषा में एकरूपता की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। उपभाषा और बोली। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा के लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाओं लिखी जाती है। मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली बोलियां है, परंतु इसका प्रयोग साहित्यिक रचनाओं के लिए किया जाता है, इसलिए यह उपभाषा बन गई। भागलपुर और मुंगेर बिहार जिलों में अंगिका उपभाषा है। इसमें साहित्यिक रचना होती है। भागलपुर विश्वविद्यालय में इसे पढ़ाया जाता है।
इन क्षेत्रों की मुख्य भाषा हिंदी है। बोली बोली किसी प्रकृति के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती और इसमें संस्कारी काम काज में मान्यता प्राप्त नहीं होती। खड़ी बोली अब स्मित दायरे में नहीं बोली जाती। अब यह जन सामान्य की भाषा बन गई है और इसमें साहित्य रचना भी हो रही है। संस्कारी राजकाज में इसी खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा है। लिपि आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, उसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे भाषा को लिखने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसलिए भाषा की ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं और इनके द्वारा भाषा लिखी जाने लगी। विचारों या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। देवनागरी और लिपि की विशेषता। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। लेखन व मूर्धन के एक रूपता रोमन, अरबी, फ़ारसी में हस्तलिखित तथा मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं। व्याकरण भाषा और व्याकरण के बीच गहरा संबंध है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। व्याकरण में भाषा को निर्मित और व्यवस्थित बनाने के लिए नियम होते हैं, जिनकी सहायता से हम भाषा का शुद्ध एवं प्रभावशाली प्रयोग करना सीख पाते हैं। कोयल पर पेड़ उड़कर बैठा है। अशुद्ध कोयल उड़कर पेड़ पर बैठ गई। शुद्ध भाषा व्याकरण के अंग। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार वर्णों के रूप, प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संधि आदि का ज्ञान। शब्द विचार शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का ज्ञान। वाक्य विचार वाक्यों के भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान। साहित्य ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य के दो रूप हैं, गणनीय साहित्य, पठनीय साहित्य। गणनीय साहित्य जब कोई साहित्यकार अपनी बात को लयाबद्ध या तुकबंदी के नियमों में ना बांधकर साधारण रूप से करता है, वह गणनीय साहित्य कहलाता है। पठनीय साहित्य जब कोई साहित्य अपनी बात को लाए वह तुकबंदी के नियमों में बांधकर करता है, तो वह पद्य साहित्य कहलाता है। इसमें अंतर्गत पद, चौपाइयाँ, दोहे, कविताएं, गीत आदि आते हैं। हो गया।